आप एक गरीब किसान के घर में पैदा हो, एक गरीब मजदूर के घर में पैदा हो, तो आपके पास रिसोर्स नहीं होता है, तो वहां पे स्ट्रगल होती है जिंदगी की। पढ़ाई करने की भी एक स्ट्रगल होती है, वहां पे अच्छे स्कूल में जाने की भी एक स्ट्रगल होती है। तो मैं एक्टर बनूंगा ये कोई स्ट्रगल नहीं हो सकता है। देखिए, टैलेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं पैदाइश होता है, आप पैदा होते हैं टैलेंट लेके, उस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। एक वक्त आया सन 2000 में इंडिया में डेली सोप्स का जमाना चालू हो गया, इसमें सास बहू की सीरियल बनने शुरू हुए, रियलिटी शोज बनने शुरू हुए, और मैं अपने आप को उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पाया। नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस स्टोरी सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ट्राइडेंट कम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। और जी हाँ, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी कहते हैं ना कि टैलेंट की लिस्ट बहुत लंबी है। तो जी हाँ, मैं उनके बारे में आपको पहले बता दूं, वो एक एक्टर हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, सिनेमा टीचर हैं, ट्रेनर हैं और जर्नी मैन है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का है कि वो इतना कुछ मैनेज कैसे करते हैं। तो जी हाँ, मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे आज के गेस्ट जॉय सेन गुप्ता सर को। सर, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, मतलब इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये बेहतर बनने की कोशिश तो ये क्या है, किस तरीके से आप इसे एलैबोरेट करना चाहेंगे? ये एक खोज होती है जब हम पैदा होते हैं और इंसानी जर्नी शुरू करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम हर रोज पिछले दिन से थोड़े बेहतर बने, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों में बेहतर बने, अपनी परिकल्पना में बेहतर बने, अपनी सोच समझ में बेहतर बने। और कहीं ना कहीं अगर हम बेहतर बनते जाते हैं हर रोज थोड़ा थोड़ा, तो वो हमारी पर्सनैलिटी में भी झलकता है और उससे कहीं ना कहीं किसी दूसरे को भी लाभ होता है। तो ये खोज है बस। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके का जवाब दिया और आपके पीछे का जिस तरीके का बैकग्राउंड मैं देख पा रही हूँ, मुझे एक चीज तो पता पड़ रही है कि आपकी साहित्य में बहुत रुचि है। मैं साहित्य का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कॉलेज में जो स्नातक किया है वो साहित्य में किया है, और साहित्य में सब कुछ समा जाता है, साहित्य में जिंदगी होती है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में उस सब्जेक्ट की पहचान होती है, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे, लेकिन साहित्य में सब कुछ होता है। उसमें इतिहास भी होता है, विज्ञान भी होता है, उसमें इमेजिनेशन होता है, क्रिएटिविटी, सारी जिंदगी होती है, किरदार होते हैं जो जिंदगी में पाए जाते हैं। इसलिए जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, आप जिंदगी की स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाए तो साहित्य जो है सब चीजों को अपने अंदर समाये हुए हैं। और मेरे को लगता है कि जहाँ पे मेरी भी साहित्य में रुचि है, आपकी भी साहित्य में रुचि है, तो आज की कन्वर्सेशन बड़ी धमाकेदार होने वाली है। तो सर, सबसे पहले हम बात करना चाहें आपकी जर्नी की, तो किस तरीके से आपकी ये जर्नी की शुरुआत हुई? किस तरीके से आपके मन में आया कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे इस फील्ड में ही जाना है? तो ये डेस्टिनी ने आपको बुलाया या फिर आपने मन से सोच रखा था? देखिए, टैलेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं पैदाइश होता है, आप पैदा होते हैं टैलेंट लेके, उस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन टैलेंट को आप कैसे निखारेंगे, उसको क्या दिशा देंगे, वो आपके ऊपर होता है, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस, आपकी जद्दोजहद, आपका प्लानिंग और सारी चीजें आती हैं। लेकिन टैलेंट, बीज जो होता है वो आप अपने अंदर लेके पैदा होते हैं। टैलेंट को आप दुकान से खरीद नहीं सकते हैं, टैलेंट को आप हथौड़े से तोड़ तोड़ के गठन नहीं कर सकते हैं। टैलेंट आपके अंदर होता है, लेकिन उसको दिशा देना आपके ऊपर होता है। तो मुझे टैलेंट का एहसास होना चाहिए। आपको कब एहसास होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद उस एहसास को कौन एनकरेज कर रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपको अपने घर से उसकी सम्मति मिलती है? क्या आपके टीचर्स आपके सही में अच्छे टीचर्स बन पाते हैं? क्या आपके इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं वो आपको सराहते हैं? वो सारी चीजें जिंदगी में बड़े मायने रखती हैं। तो मेरे जिंदगी में बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जो मेरी पर्सनालिटी को बनाती है, निखारती है, जो भी करती है। उसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे घर के वातावरण का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है। मैं एक बंगाली घर में पैदा हुआ, कलकत्ते में पैदा हुआ था। मेरे फादर और मदर दोनों को साहित्य में बहुत रुचि थी और छुटपन से ही मुझे
उन्होंने किताबों से मुझे लैस दिया कि और मैं उनमें डूब गया बहुत बचपन से, मतलब 4-5 साल की उम्र से मैं एक्चुअली साहित्य में घुस गया। जो मेरा बर्थडे हुआ था, 5वां बर्थडे में मेरे पिताजी ने मुझे 4 वर्ल्ड लिटरेचर के 4 अहम किताबें दी थी। चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड पकड़ाई मुझे, जूल वर्न की राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज पकड़ाई, अंकल टॉम्स केबिन पकड़ाई, और मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं। तो 4 किताबों से 5 साल की उम्र में मैंने पढ़ना शुरू किया साहित्य। उससे पहले ऑफकोर्स हम लोग सब कॉमिक्स पढ़ते थे, वो सारी चीजें तो हम पढ़ते ही थे, लेकिन साहित्य में घुसना, चार्ल्स डिकेंस की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय के कैरेक्टर्स में घुसना, उस समय की जिंदगी में घुसना, विषमताओं में घुसना, वो सारी चीजों का एहसास बहुत छुटपन में हो गया था। मेरी माँ का संगीत में खास रुचि था, वो प्रैक्टिस करती थी लाइट क्लासिकल, तो घर में मैं सुनता रहता था वो जब गाना गाती थी, चाहे वो रविंद्र संगीत हो, चाहे वो नजरुल गीति हो। तो कहीं ना कहीं आप गा पाए ना पाए, आपके अंदर एक म्यूजिक या लिरिक्स या पोइट्री का एक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक, आपके जहन में वो भी घुसता चला जाता है बचपन। आपको पसंद हो ना हो, आप समझ पाए ना पाए, वो आपके अंदर चले जाता है। तो ये म्यूजिक का भी वहां से एक पेनिट्रेशन हुआ। और जब मैं छोटा था उस समय ऐसे टेलीविजन या डिजिटल मीडिया या इतने मीडियम्स तो थे नहीं, तो एंटरटेनमेंट का मीडियम उस तरह से नहीं था। किताबें पढ़ना, लोगों से मिलना मुलना, फेस्टिवल्स ये होते थे, और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है वो देखना एक तरह का एंटरटेनमेंट होता था। तो मेरे पेरेंट्स का खास, मतलब उनकी खास रुचि थी, तो वो लेके जाते थे मुझे। जब वो किसी संगीत के कॉन्सर्ट में जाए या कोई भी नाटक देखने जाए तो मुझे साथ लेके जाते थे। तो 6-7 साल की उम्र में अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ किसी क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहाँ पे आप सरोद वादन सुनते हैं, तबला और सरोद का जिसे कहते हैं जैमिंग सुनते हैं, क्लासिकल डागर बंधु का ध्रुपद सुनते हैं, आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन 3-4 घंटे आप मम्मी पापा के साथ कॉन्सर्ट में बैठेंगे तो वो जो माहौल है, वो जो सारा क्रिएटिविटी है, वो जो सारे जो झलक है, और कला की जो बारीकियां हैं, वो आपकी समझ ना होते हुए भी कहीं ना कहीं आपकी समझ में उतर जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं। मेरे पापा का सिनेमा में बहुत रुचि था, तो वो बचपन से मुझे फिल्म दिखाने लेके जाते थे। उन्होंने अपने बचपन में जो फिल्में देखी थी, मुझे वो फिल्में दिखाई उन्होंने, हॉलीवुड की जो भी बचपन में उनकी देखी हुई फिल्म थी मुझे। और उन दिनों री रिलीज होती थी फिल्में 70-80 के दशक में, तो वो मुझे लेके जाते थे। टार्जन दी एप मैन, वर्ल्ड वॉर की फिल्में होती थी, मैन क्या कहते हैं, गन्स ऑफ नेवरून, शॉर्ट फाइटिंग की मूवीज, कैरामूश, ऐसे ऐसे करके मुझे वो दिखाने लेके जाते थे। तो कहीं सिनेमा का भी एक भूत मुझ पे सवार होने लगा। और जब मैं अपर केजी में था तो पहली बार मुझे नाटक में काम करने का मौका मिला। जो हम लोग का एनुअल फंक्शन होता था, मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में था, सेंट जॉर्ज, तो नेटिविटी प्लेस करते थे, वो जीसस क्राइस्ट की जिंदगी पे होता था वो नाटक। तो मुझे उसमें यहोवा का रोल दिया गया। तो याद पड़ता है मुझे कि रिहर्सल में मैं काफी अच्छा कर रहा था, और मेरी टीचर्स मुझे बहुत प्रेज कर रही थी। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी कहा कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो अभी भी मुझे याद है कि मेरा मनोबल काफी बढ़ा, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला लड़का था, बहुत शर्माता था, थोड़ा पीछे रहता था, सामने आने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन नाटक में जब मैं वो कर रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर की आइडेंटिटी सामने आ रही थी। तो वहां से मुझे कहीं लग गया कि अरे, इस ये जो चीज है, कुछ और बनना, कोई और चरित्र बनना, कोई और चरित्र बन के कम्युनिकेट करना, इसमें तो मेरी आइडेंटिटी जो है निखर के आती है। तो ये अपर केजी में, जैसे कहते हैं 5-6 साल की उम्र में एक सेंस होने लगा था। ये सेंस आगे चल के जब मिडिल स्कूल में आया तो और बढ़ गया। मेरी नाटक में अच्छी खासी रुचि बढ़ती चली गई। मिडिल स्कूल के बच्चों को एनुअल प्ले में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। हम लोग दिल्ली आ गए थे, उसके बाद कलकत्ते से दिल्ली आ गए, दिल्ली से फिर हम नेपाल गए थे, काठमांडू, मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ सीनियर स्कूल के बच्चे को नाटक एनुअल डे में परफॉर्म करने का मौका मिलता था। लेकिन मैं अपने बलबूते पे अपने ही दोस्तों के साथ खुद नाटक बना लेता था, और खूब अच्छे प्रैक्टिस करता था, जाके अपने टीचर्स को दिखाता था। और ऐसा 2 बार हुआ कि उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने हमारा नाटक, मिडिल स्कूल का नाटक, एनुअल डे में प्रस्तुत कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मैंने खुद का बनाया हुआ, खुद का डायरेक्ट किया हुआ नाटक दिखाया, और उन्होंने एनुअल डे में उसको प्रस्तुत कर दिया। फिर जो हमारे जो हाउस फंक्शंस या क्लास फंक्शंस होते थे, उसमें मैं कविता रिसाइट, पाठ करना, रिसाइटेशन, एसे राइटिंग, इन चीजों में पार्टिसिपेट करता था। तो कहीं ना कहीं वो जहाँ जहाँ क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन का काम होता था, जहाँ जहाँ सोच और एनालिसिस का काम होता था, मैं अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल पाता था, मैंने देखा ये। और जहाँ अभिव्यक्ति की बात आती थी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की,
तो इन मीडियम्स में एक्सप्रेस कर पाता था। निजी जिंदगी में मैं बहुत शर्मीला था, निजी जिंदगी में मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहता था, मैं इतना ही शर्मिला था, कोई मेरा नाम भी पुकारे तो मैं छुप जाता था। लेकिन जब मैं नाटक कर रहा हूँ या कविता पाठ कर रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ ऐसे, तो इस माहौल में मैं कहीं अपने आप को जाहिर कर पाता था। तो ये बात बनते बनते बढ़ती चली गई। कॉलेज में हम लोगों ने अपने ड्रामेटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश किया, वहाँ मेरे ही जैसे सोच वाले, मेरे ही जैसे शख्सियत और आए, जो आम जिंदगी में तो बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि आड़े टेढ़े लोग थे, लेकिन नाटक की दुनिया में, स्टेज में या रिहर्सल रूम में वो खिलते थे, तो मेरी जैसे लोग थे वो। तो उनकी सोच मिलती थी। तो 3 साल हमने एक साथ काटा। हमें डायरेक्ट करने के लिए, सिखाने के लिए प्रोफेशनल्स आए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो उनके साथ बहुत मजा आया। 3 साल बहुत वर्कशॉप्स किए, बहुत, और जिंदगी के बारे में सोच प्रखर होती चली गई। क्योंकि पहले तो ये होता था कि नाटक आनंद के लिए, मजे के लिए करते थे, मजा आता है नाटक करते, लेकिन जब कॉलेज में जब हमारे टीचर्स बाहर से मतलब जो आए, उन्होंने हमें समझाया कि नाटक का विषय वस्तु को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसको समझने के लिए जिंदगी की एक समझ होनी चाहिए। आप अभी 19 साल के हो गए हो, तो थोड़ा आगे चारों तरफ समाज की तरफ देखो, और देखो वो नाटक में कैसे ढल रहा है, फिर उसकी बात आप कर सकते हो। क्योंकि आप नाटक करते हैं तो नाटक में कहीं सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण आ ही जाता है। तो यहाँ से मेरी एक समझ और एक कदम ऊपर बढ़ गई। और फिर कॉलेज से निकले तो फिर मैंने अपना ग्रुप बनाया, ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया, और मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जो एक्टिविस्ट ग्रुप था, कल्चरल एक्टिविस्ट ग्रुप था। वो रोज नाटक करते थे, ऐसा नहीं कि वो कभी कभार शो करना, वो नुक्कड़ नाटक करते थे। जहां से लोग नाटक देखने नहीं आ पाते थे, वो वहां चले जाते थे। तो गांव खेड़े में, मजदूर बस्ती में हम लोग जाके नाटक करते थे, उनकी जिंदगी के बारे में, जो मुद्दे उनकी जिंदगी से हैं उसके बारे में। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा कदम था। रोज परफॉर्म करना, लिखना, लिखने की प्रक्रिया, कभी कभी डायरेक्ट करना, और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर नाटक करना, आम आदमी के पास जाना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना, सिर्फ अपने ही अच्छे अर्बन स्पेस में नहीं रहना, ये सारी चीजें बनती चली गई। और फिर मुझे एक मौका मिला एक स्कूल में नाटक पढ़ाने का बच्चों को, और मुझे बच्चों में स्पेशली मेरी बच्चों के साथ बनती बहुत अच्छी थी। तो मैंने 6 साल से 18 साल के बच्चों को नाटक सिखाना, और नाटक के जरिए बाकी सब एजुकेशन के मायने समझाना शुरू किया कि एजुकेशन का असली मायने क्या है। वो मैंने क्रिएटिविटी से समझाया, नाटक से और बाकी चीजों से। वो एक अच्छा दौर था मेरा, जहां आप पढ़ाते हैं तो आप खुद भी एक तरह से स्टूडेंट बन जाते हैं, खुद सीखने लगते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे और हायर लेवल पे पढ़ना चाहिए, नाटक या एक्टिंग या क्रिएटिविटी और ये सारी चीजें। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं कुछ पैसे जुटा पाऊं तो शायद मैं बाहर जाऊं, इंग्लैंड में जाके सीखूं रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में। एक बार मैंने सोचा रशिया में जाके मॉस्को में प्लास्टिक थिएटर से वहां पे सीखूं। फिर इंडिया में ही हमारे बहुत बड़े दिग्गज गुरु जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रचयिता थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को, इब्राहिम अलकाजी, वो वापस आए, वो बाहर चले गए थे, वापस आए। उनके हाथ से सारे बड़े बड़े थिएटर के दिग्गज निकले हुए थे, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर, पंकज कपूर, सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्हीं के स्टूडेंट। उन्होंने आके फिर से एक इंस्टीट्यूट शुरू किया दिल्ली में, लिविंग थिएटर अकेडमी, और मुझे उसमें 20 स्टूडेंट्स के साथ मौका मिल गया। फिर 4 साल तक उनके साथ मैंने बिताया, वो एक अलग जर्नी थी। तो ऐसे करते 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 आपका जो एक सोच समझ, इंटेलेक्ट, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। आप सिर्फ एक एक्टर नहीं रह जाते हैं, आप एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी भी बन जाते हैं। आपको समझ आ जाती है कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हैं। और फिर बाकी मीडिया में मेरा दौर शुरू हुआ, टेलीविजन में और सिनेमा में, और धीरे धीरे चलता गया, होता गया, और अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। तो सर मेरा एक जो सवाल है वो ये है कि असल जी जिंदगी में कई जी लोग जो हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, जी तो वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर आना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं जी कि हम जहाँ हैं वहां ठीक है। जी बट जैसे आपने बताया कि आप कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट हैं या बिल्कुल। इंट्रोवर्ट थे, पर जी आपने जब अपने आप का एक कदम उठाया, आपने जी सोचा कि नहीं मुझे करना है इस चीज के जी बारे में, बिल्कुल। जी तो फिर वो चीज एकदम क्लियर हो गई और फिर आप जी थोड़ा लोगों के सामने आने लगे, अपने आप को जी प्रेजेंट करने लगे। जी तो अगर युवा ऐसा करना चाहे तो जी वो किस तरीके से इस चीज को, इंट्रोवर्ट होने को ओवरकम करके एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के तौर पे सबके सामने आ सकते हैं? देखिए, जिंदगी में हर तरह के पर्सनालिटीज होंगे, कोई भी पर्सनालिटी बुरी नहीं है। जो एक्सट्रोवर्ट है वो अपने आप को ज्यादा जाहिर कर पाते हैं, जो इंट्रोवर्ट है वो अपने अंदर चीजों को रखते हैं। इंट्रोवर्ट्स में एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं।
वो ऑब्जर्व करते हैं, वो सुनते ज्यादा हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी एनर्जी इतना व्यय कर देते हैं बाहरी उस अपने आप को व्यक्त करने में कि वो एब्जॉर्ब करने का उनको वक्त नहीं मिलता है। तो इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बात यहाँ पे हो रही है कि आप अपनी आइडेंटिटी को आप कहाँ पे ढूंढ पाते हैं। कोई अपनी आइडेंटिटी को ड्राइंग में ढूंढ पाता है, कोई अपनी आइडेंटिटी को राइटिंग में ढूंढ पाता है, कोई अपनी आइडेंटिटी को पेंटिंग में ढूंढ पाता है, कोई अभिनय में ढूंढ पाता है, कोई कैमरा में ढूंढ पाता है, कोई अपनी आइडेंटिटी को हैंडीक्राफ्ट बनाने में ढूंढ पाता है, कोई अपनी आइडेंटिटी को टीचिंग में ढूंढ पाता है, कोई अपनी आइडेंटिटी को रिसर्च में ढूंढ पाता है, कोई अपनी आइडेंटिटी को वैज्ञानिक सोच में ढूंढ पाता है। वो लैब में अपनी 50 साल जिंदगी अपने एक लैब के अंदर झोंक देता है एक सोल्यूशन निकालने के लिए, जिंदगी के एक विषय के सोल्यूशन निकालने के लिए। तो वो हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को उसने झोंक दिया मानव सेवा में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरा सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि महात्मा गांधी जो थे, जब वो मोहन थे, वो कोई एक्सट्रोवर्ट आदमी नहीं थे, वो एक बहुत ही इंट्रोवर्ट आदमी थे, बहुत ही शर्मीली और बहुत ही आम एवरेज आदमी थे। किसी भी चीज में एक्सेल नहीं करते थे, पढ़ाई लिखाई किसी चीज में एक्सेल नहीं करते थे, ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, बोलते भी थे तो किसी को ठीक से सुनाई नहीं देते। वो मेरे ख्याल से मानव इतिहास के सबसे बड़े लीडर बने, सबसे बड़े लीडर। कैसे बने? उनकी बात, उनके मरने के बाद भी करोड़ों लोग उनकी बात को सुनते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर खोजा अपनी स्पेशलिटी। उन्होंने अपने अंदर खोजा कि मेरा पर्पस क्या है जिंदगी का, मैं यहाँ क्यों हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने पाया कि वो सेवा करना चाहते हैं। वो सेवा किसी और युग में, खुद ही उन्होंने कहा है कि हो सकता है वो आध्यात्मिक सेवा हो, क्योंकि वो बड़े आध्यात्मिक आदमी थे। लेकिन इस युग में जब राजनीतिक बड़ी विषमताएं चल रही थी, उन्होंने अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में पाया और वहां पे जो मानव सेवा चाहिए था उन्होंने वो किया। तो वो थे संत अंदर से, लेकिन राजनीतिक सेवा के जरिए उन्होंने, वो सिर्फ एक कमरे में बंद नहीं रहे संत, अपनी संत बनने में उन्होंने अपनी सेवा भाव से इतने लोगों को लाभ पहुंचाया। तो वो भी इंट्रोवर्ट थे, शायद थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर खोज पाए अपने आप का पर्पस जिंदगी का, आप क्या हैं, आपकी आइडेंटिटी, तो आप अपने आप को जाहिर कर पाएंगे उसी क्षेत्र में, और उससे कईयों को फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ऐसी एक और बात मुझे याद आती है कि बाला साहब ठाकरे जी थे, वो पहले कार्टूनिस्ट थे, वो पहले केवल कार्टून बनाने थे, पर उनको जब लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो वो बाहर आए और एक बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर बाहर आए। तो ये बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। तो अब इसी के साथ सर मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आज के अगर युवाओं की बात की जाए तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हर चीज से बहुत ज्यादा होती है और उम्मीदों के साथ ही उनकी कई सारी बातें होती है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, पर नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि निराश ना होने की बजाय किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? आपके फ्रस्ट्रेशन का फॉर्मूला जो मैंने पाया बड़ा सिंपल है। वो होता है आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन और आपके खुद के रियलाइजेशन। इस दोनों के बीच में जो गैप है उससे फ्रस्ट्रेशन निकलता है। जैसे कि आप एक काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशन डाल दिया जाता है कि नहीं, आप एच काम को करना है, आपको एच काम करना है और आपको जेड रिजल्ट पाना है। तो जो काम आप अच्छा कर पाते, जिस काम में आप अच्छी तरह से उभर पाते, ए, उसको आपने साइड कर दिया और आप एच काम की तरफ चले गए और जेड रिजल्ट की खोज में आप निकल गए। लेकिन चूंकि आपकी शख्सियत, आपका स्किल सेट, आपका जो अंदर जो आपकी काबिलियत है वो ए काम के लिए बनी थी, तो आप कभी एच तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप बी तक पहुंचेंगे, शायद सी तक पहुंचे, और आपको कभी जेड रिजल्ट मिलेगा नहीं। हो सकता है कि आपको डी ई रिजल्ट मिले। तो आपका फ्रस्ट्रेशन का दायरा इतना ज्यादा हो जाता है, आप अपने आप को कोसने लगते हैं कि ये क्या हुआ, मैं क्यों नहीं अच्छा कर पाया, वो कर पा रहा है, क्योंकि वो आपका स्पेस ही नहीं है, वो आपकी जगह ही नहीं है जाने की। आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो अंदर आपका जो बीज है, वो इस तरफ जाने का है, ये काम करने का है। चाहे वो काम का दायरा छोटा हो, चाहे उसकी पॉपुलैरिटी का दायरा छोटा हो, चाहे उसकी अचीवमेंट का दायरा अलग हो, लेकिन वो आपका दायरा है, उसमें आप एक्सेल कर पाएंगे।
तो आपको वो करना चाहिए, उसको आपका एस्पिरेशन बनाना चाहिए। जब आप अपना एस्पिरेशन बाकी सबके साथ जोड़ के बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें सक्सेसफुल वही होता है जो अपने काबिलियत को एस्पिरेशन से जोड़ पाए। जब आप काबिलियत को एस्पिरेशन से नहीं जोड़ पाते हैं तो नहीं हो पाता है। लक एक फैक्टर जरूर होता है, मैं नहीं डिनाई कर रहा लक को, लेकिन लक कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। लक तो एक एक्सीडेंट है। आप किस दौर में पैदा हुए हैं, आप किस समाज में पैदा हुए हैं, आप किस घर में पैदा हुए हैं, ये सब डिटरमिन करता है। आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप मुंबई शहर में पैदा होते हैं तो आपका एक्सपोजर उतना होता है। आपके अंदर बहुत काबिलियत है लेकिन आप उड़ीसा के किसी दूर ट्राइबल गांव में पैदा होते हैं तो आपके पास वो एक्सपोजर ही नहीं होगा। तो दोनों का एक्सपोजर बिल्कुल अलग है। तो ये कहना कि उड़ीसा के ट्राइबल बेल्ट का वो लड़का मुंबई के बांद्रा के उस लड़की की तरह क्यों नहीं अचीव कर पाया, ये बहुत ही गलत एनालिसिस और कंपैरिजन है। दोनों का स्पेस ही अलग है, ये दोनों का सर्कमस्टेंसेस अलग है। एक सर्कमस्टेंसेस जिससे जब निकलता है बांद्रा में मुंबई से जो लड़का निकल रहा है अपर मिडिल क्लास घर से, वो ऑलरेडी 20 से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए 100 की तरफ जाना 80 भाग आगे जाना है। और जो उड़ीसा के ट्राइबल गांव से स्टार्ट कर रहा है वो -20 से स्टार्ट कर रहा है या -50 से स्टार्ट कर रहा है, तो वो अगर 0 तक भी पहुंच पाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। तो इन चीजों को समझना पड़ता है। ये जो रिलेटिविटी होती है जिंदगी की, सर्कमस्टेंसेस की, काबिलियत की, एस्पिरेशंस की, इनको अगर आप समझ लें तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर अब इसी जवाब में से एक और सवाल निकला है, वो ये है कि शुरुआती दौर में सबको छोटा छोटा काम मिलता है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको शुरुआत में आते ही आपको बड़ा काम मिल जाए। तो क्या होता है कि सबकी उम्मीदें यही होती है कि मुझे तो लीड रोल ही मिलना चाहिए, मैं जो करूं मैं मेन हूं, तो ये चीज होनी चाहिए। जबकि कहा भी गया है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। जी। तो जब आपकी लाइफ में ये चीज रही होगी कि सबसे पहले शुरुआती दौर में आपको छोटे छोटे रोल मिले होंगे, फिर आप एक बहुत बड़े रोल की तरफ बढ़े होंगे, तो हम उस सफर के बारे में जानना चाहेंगे और उस सफर के स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे, और इससे आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे वो जानना चाहेंगे। मेरे सफर में फिजिकल स्ट्रगल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल उतने आसानी से करता नहीं। स्ट्रगल इकोनॉमिक स्ट्रगल हो सकता है, और इकोनॉमिक स्ट्रगल ज्यादातर उन लोगों का होता है जो इकोनॉमिक उस स्ट्रेटा में पैदा होते हैं जहां पे आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं। आप एक गरीब किसान के घर में पैदा हो, एक गरीब मजदूर के घर में पैदा हो, तो आपके पास रिसोर्स नहीं होता है, तो वहां पे स्ट्रगल होती है जिंदगी की। पढ़ाई करने की भी एक स्ट्रगल होती है, वहां पे अच्छे स्कूल में जाने की भी एक स्ट्रगल होती है। तो मैं एक्टर बनूंगा ये कोई स्ट्रगल नहीं हो सकता है, ये आपका एम्बिशन है, ये आपका सपना है। सपना देखना और सपने को पूरा करने के लिए जो निकलना, वो कोई स्ट्रगल नहीं होता है, वो तो आपने अपना चॉइस बनाया है। ये आपका प्रिविलेज है कि आप कह पाएंगे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, है ना। दूसरी बात, मैं स्ट्रगल को क्रिएटिव स्ट्रगल मानता हूं। आप क्रिएटिवली अपने आप को कितना निखार पाते हैं, उसके लिए आपको कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना वक्त निकालना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना समय देना पड़ता है, कितना घिसना पड़ता है अपने आप को कुछ बेहतर बनने के लिए। जैसे मैंने शुरू में कहा, वो एक स्ट्रगल है, और वो एक अच्छा स्ट्रगल है, वो एक निरंतर स्ट्रगल है। स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आप सुपरस्टार भी बन जाए तो भी वो स्ट्रगल जारी रहना चाहिए कि मैं अगली फिल्म या अगले प्रोजेक्ट में पहले मैंने जो किया उससे बेहतर या उससे अलग कैसे करूं। मैं जिस चीज में कंफर्टेबल हूं उससे निकल के, जिस चीज में मैं बिल्कुल डरता हूं, जिस चीज उसको मैं कैसे नेगोशिएट करूं। ये आपका अच्छा स्ट्रगल है, बढ़िया स्ट्रगल है, जरूरी स्ट्रगल है जिंदगी का। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो हुई हैं वो अपने आप होती गई है। मैंने अपना बेस बनाया, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया कि मैंने ये तय कर लिया था कि मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं कहाँ पैदा होऊंगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मेरे पापा बिजनेसमैन होंगे या गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे पापा फिल्म प्रोड्यूसर होंगे या डायरेक्टर होंगे या एक्टर होंगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीजें को बाहर निकाल दो, मेरे कंट्रोल में मैं हूं बस, मेरा टैलेंट है और मेरी सोच है, मेरी समझ है। तो अब मैं इस पे काम कर सकता हूँ, काम करके इसको मैं एक परिपूर्णता दे सकता हूँ, एक ऐसा निखार दे सकता हूँ कि जब मुझे कोई मौका मिले तो उस मौके में मैं अपने आप को अच्छे तरह से प्रस्तुत कर पाऊं।
ताकि उस प्रस्तुति से मुझे और मौका मिले। ये मेरा एक जर्नी का एक विशेषता रही है। तो मैंने अपने आप को सिर्फ लक के ऊपर कभी नहीं छोड़ा है। लक बनता गया क्योंकि मैंने अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखा था। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सीख रहा था नाटक, एक्टिंग और थिएटर में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। तो जब मैं सीख रहा था तभी मुझे मौका मिला एक टेलीविजन प्रोजेक्ट में काम करने का, जो मेरे एक टीचर डायरेक्ट कर रहे थे दिल्ली में। बहुत बड़े एक्टर थे वो, मनोहर सिंह, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रेपिटरी के हेड हुआ करते थे। काफी सिनेमा भी किया था उन्होंने, अब नहीं रहे। तो वो एक सीरीज कर रहे थे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, टेलीविजन के लिए। तो उसमें बेहतर एक्टर उन्होंने बॉम्बे से बुलाया था, सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक स्टूडेंट्स। मुझे भी एक रोल दिया था। तो मेरा पहला मौका था मुझे कैमरे के सामने कैसे आपको अभिनय करना है। कुछ समझ नहीं थी, कैमरा क्या होता है, दूर रहता है तो क्या होता है, पास आता है तो क्या होता है, लेंस क्या होता है, कुछ पता नहीं था। बस मैं जो था वो कर रहा था। फिर उनकी उनकी मतलब उन लोगों का गाइडेंस होता था कि नहीं ये ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, या यहाँ पे आके खड़े हो तब जाके दिखोगे, वहां जाओगे तो ये सारी चीजें वहां से सीखा। जब मैं इंस्टीट्यूट से निकलते ही मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मौका दिया एक और टेलीफिल्म में काम करने का। उसमें वो उसे काम करना था, लेकिन वो कोई और काम में व्यस्त था तो ये नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि जॉय तू कर ले। तो मुझे मौका मिला, और वो उनकी डायरेक्टर जो थी वो बिहार से थी, और मुझे बिहार लेके गए। वो इंटीरियर बिहार में शूट किया। वो बड़ा रियलिस्टिक टेलीफिल्म था, एक IAS ऑफिसर के ऊपर था जो गांव में काम करता है। तो मैंने कहा कि यार ये मौका है कि मैं शहर से दूर हूँ, अपने वातावरण से दूर हूँ, कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ कि कैमरा एक्टिंग क्या हो सकती है। मैंने थिएटर में एक्टिंग सीखा है, थिएटर का मुझे मालूम है, लेकिन कैमरा में उसका डिग्री क्या होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करूँ। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे, जो कैमरे में कितना रियल हुआ जा सकता है, वो एक्सपेरिमेंट था मेरा। तो वो मैंने ट्राई किया, वो मेरा दूसरा पहल था। जब मैं वापस दिल्ली आया तो मुझे मैंने एक ऑडिशन दिया। किसी ने मुझे कहा कि एक गेम शो के लिए ऑडिशन करो। मैंने कहा यार मैं होस्ट नहीं हूँ, एंकर नहीं, मैं तो एक्टर हूँ। मैंने कहा नहीं करो ना यार, एक्टर्स कर सकते हैं। तो मैंने ऑडिशन दिया, उनको बहुत पसंद आया। चैनल ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्हें बहुत पसंद आया। वो ऑडिशन उन्होंने सिद्धार्थ बासु को दिखाया। सिद्धार्थ बासु जो एक जमाने में थिएटर के शख्सियत भी थे, क्विज मास्टर थे, और इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शोज के प्रोड्यूसर हैं। वो कौन बनेगा करोड़पति से लेके कमजोर कड़ी कौन से लेके जितने रियलिटी शोज इंडिया में होते हैं सबके वो प्रोड्यूसर। उनको वो दिखाया, मैं बहुत पहले की बात। तो उनको बड़ा पसंद आया, और उन्होंने मुझे एक जी टीवी के लिए एक हिंदी क्विज होस्ट करने को कहा। मैंने कहा भाई मैं क्विज होस्ट नहीं कर सकता, मैं एक्टर हूं। मैं वो बोले नहीं मैं भी एक्टर था, लेकिन मैंने तो किया ना, मुझे नाम मिला, देखो मैं कहाँ पहुंच गया, तुम भी ट्राई करो। तो उसको मैंने चैलेंज के हिसाब से लिया, तो मैंने वो परफॉर्म किया। मैंने क्विज मास्टर का रोल अदा किया एक तरह से। वो मेरा तीसरा या चौथा मकाम था, जहाँ एक अलग कॉन्फिडेंस मुझे मिला। मैं 4 कैमरे के साथ बात कर रहा था, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। ये एक अलग वो मिला। उसके बाद मुझे कई होस्टिंग के और इनका काम मिलता गया। मुझे एक सोनी टीवी का म्यूजिक शो था, मेरे मैसेज मेरे गीत, उसमें एज ए वीजे मुझे लिया गया। मैंने कहा यार वीजिंग में कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ पता नहीं वीजिंग का। बोला आप करो ना। मैंने किया और लोगों को बहुत मजा आया। बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ी थी मेरी उस समय, 97 की बात है ये, और बहुत अच्छा इसका एक इम्पैक्ट हुआ था। मेरा एक अलग पर्सनैलिटी निकली थी वीजिंग में, जो मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे अंदर है। तो एक और मेरे पास जिसे कहते हैं मेरा एक चैप्टर खुला। मैंने कहा अच्छा ये भी मैं कर सकता हूँ। उससे मुझे बॉम्बे में से लोगों ने बुलाना शुरू किया, बॉम्बे में ऐसी होस्टिंग करने के लिए। दूरदर्शन के लिए म्यूजिक शो होता था, उसको होस्टिंग के लिए। वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा था, उसके बीच के कुछ स्पॉट्स थे, उसकी होस्टिंग के लिए मुझे बुलाया। तो मैं बॉम्बे पहुंचा तो बॉम्बे में कुछ लोगों से मुझे न्योता मिला काम करने का सीरियल में। तो मैंने वो करना शुरू किया बॉम्बे में, और मैं बॉम्बे में बस गया। तो देखिए ये कैसे वो हुआ, एक काम से दूसरा काम वहां पे बॉम्बे लेके गई। मैं प्लान करके नहीं गया, पर ये काम के जरिए गया। वहां पे मेरी एक फ्रेंड थी जो ने दिल्ली में मेरे साथ एक सीरियल किया था, किटू गिदवानी, अपने समय की बहुत मशहूर अभिनेत्री थी। वो एक नाटक कर रही थी। उन्होंने कहा जॉय तुम बॉम्बे में हो तो मेरे साथ एक नाटक करो। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो मैंने एक नाटक किया। वो नाटक देखने इंडिया के सबसे प्रसिद्ध आर्ट फिल्म मेकर गोविंद निलानी आए थे। उस वक्त वो एक फिल्म बना रहे थे, एक छोटी फिल्म बना रहे थे, जिसमें उनके मेन किरदार के लिए उनको एक लड़का चाहिए था। उन्होंने जिसको चुना था वो फिल्म स्टार थे, लेकिन उनके पास डेट नहीं था। तो उन्होंने मेरे बारे में पता किया, ये नाटक भी देखा, उन्हें पसंद आया, उन्होंने मुझे वो रोल दिया। मैंने ऑडिशन दिया, मुझे मिला, मैंने वो किया, वो मेरी पहली फिल्म बन गई।
अब मैं थिएटर कर रहा था, फिर मैंने टेलीविजन किया, टेलीविजन में एक्टिंग, होस्टिंग, एंकरिंग। अब यहाँ से मुझे सिनेमा में मौका मिला क्योंकि उन्होंने नाटक में मुझे देखा, पसंद किया। वो मैंने फिल्म की, उसमें फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, मुझे वी शांताराम अवार्ड मिला। उसका नाम था 1084 की माँ। तो मेरा फिल्म करियर भी शुरू हो गया। तो थिएटर, और तीनों मेरा पैरेलल चल रहा था, थिएटर भी, क्योंकि थिएटर से मुझे बहुत मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही था, मेरी एक अलग प्रसिद्धि होती थी क्योंकि मैं एक सीरियस एक्टर के रूप में जाना जाता था। टेलीविजन में जब कर रहा था तब डेली सोप का जमाना नहीं था, वीकली सोप्स होते थे, टेलीफिल्म्स होते थे, तो उसमें भी मुझे काफी प्रसिद्धि मिली थी। लोग मुझे एक सीरियस एक्टर के रूप में मानते थे, जानते थे, बात करते थे। और अब उसमें सिनेमा जुड़ गया। फिर एक वक्त आया सन 2000 में इंडिया में डेली सोप्स का जमाना चालू हो गया। इसमें सास बहू की सीरियल बनने शुरू हुए, रियलिटी शोज बनने शुरू हुए, और मैं अपने आप को उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पाया, क्योंकि उसमें एक अलग पर्सनालिटी चाहिए होती थी, एक अलग एटीट्यूड चाहिए होता था। आप 30 दिन शूट करते थे, अब 24 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, कोई वक्त नहीं था उसका। अभिनेता हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपका एक लुक और पर्सनालिटी सब कुछ था। तो जो जो चीजें मैंने सीखी थी, जिन चीजों में मेरा बिलीफ था, वो कहीं ना कहीं इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन था। तो मैंने अपने आप को टेलीविजन, अपने आप को पीक टाइम में टेलीविजन से अलग कर लिया। लोगों ने कहा कितने बेवकूफ आदमी हो यार तुम, मतलब कितना कमाते हो टेलीविजन से, तुमने अपने आप को अलग कर लिया टेलीविजन से। मैंने कहा कर लिया, देखा जाएगा क्या होता है, पैसा कम कमाऊंगा लेकिन सेटिस्फेक्शन ज्यादा चाहिए। और वो होता है, आपका एक दरवाजा बंद होता है तो खिड़की या एक झरोका तो खुल ही जाता है। तो जैसे मैंने टेलीविजन बंद किया, अचानक मेरा जो मदर टंग है बंगाली, या जो मेरा रूट है बंगाल, वहां से मुझे बंगाली फिल्म का ऑफर आया। तब तक मैंने कहा बंगाली फिल्म की नहीं, मैं हिंदी में ही काम करता था, हिंदुस्तानी में काम करता था। तो बंगाली फिल्म का ऑफर आया, मैंने कहा ये तो कमाल है, ये मेरा रूट है, मेरा कल्चर है, और बंगाल अच्छी फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध है, साहित्य बेस्ड फिल्म, कंटेंट बेस्ड फिल्म। तो मेरा बंगाली सिनेमा का दौर शुरू हो गया 2002 से। तो टेलीविजन यहाँ बंद हुआ तो वहाँ बंगाली सिनेमा शुरू हो गया। थिएटर चल ही रहा था, हिंदी कलात्मक फिल्में चल रही थी। उसके बाद बीबीसी से मुझे ऑफर आने लगा। बीबीसी चैनल 4 जो है वो नाटक कर रही थी चैनल 4 के लिए, और वो इंडिया सेंट्रिक कुछ काम करना चाहती थी। तो वो लोग इंडिया में आकर उन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, और उन्होंने एक संस्कृत नाटक का अंग्रेजी अनुवादन, मृच्छकटिकम का अनुवादन इंग्लिश में प्ले कर रहे थे, तो मैंने उसमें काम किया। तो उसके साथ मैं बीबीसी चैनल 4 के लिए मेरा काम शुरू हो गया। मेरे एड्स मिलने लगे, क्योंकि चूंकि मैं अब टेलीविजन कम कर रहा था, तो मैं अब ओवर एक्सपोजर कम हो गया। तो एड्स में आपको ओवर एक्सपोजर नहीं, आपको अंडर एक्सपोजर लोग चाहिए होते हैं, तो मुझे एड्स में मौका मिलने लग गया। फिर 2010-11 के बाद जब डिजिटल मीडियम खुला, तो डिजिटल मीडिया में फिर काम शुरू हो गया। टीचिंग में पहले कर रहा था, पहले ही बीच में छूट गया था, लेकिन इसके बाद फिर 2010-11 से मेरा टीचिंग जो है फिर से शुरू हो गया। मैं मास्टर क्लासेस लेने लगा थिएटर एंड सिनेमा एप्रिसिएशन में। मैं एमबीए स्टूडेंट्स को क्रिएटिव कम्युनिकेशन पढ़ाने लगा, और मेरा बाहर का नाटक करने का टूर बहुत बढ़ गया। मुझे ऐसे नाटक करने का मौका मिला जो मैं यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, चाइना में, टर्की में मैं टूर करने लगा। मैंने यूएस में ऐसे हॉल्स में परफॉर्म किया जहां अल पचिनो ने परफॉर्म किया कुछ दिन पहले। मैंने ऑफ ब्रॉडवे में एक सीजन पूरा परफॉर्म किया। मुझे वहाँ एजेंट्स ने, न्यूयॉर्क में मुझे एजेंट्स मिले जिन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब मैंने लंदन में परफॉर्म किया तो वहाँ यंग विक थिएटर जो है, वहां से लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ रहो, हमारे साथ काम करो। तो ऐसे ऐसे मुझे मतलब मौके मिला। हालांकि मैं वापस आ गया इंडिया में, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा जो स्पेस है वो यहाँ पे बेहतर है, वहाँ कभी कभार मैं काम कर पाऊंगा, यहाँ पे मैं निरंतर काम कर पाऊंगा। तो मैं वापस आ गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने आप को एक ग्लोबल स्पेस में अपने आप को देखा, जाना। तो मैं सिर्फ सास बहू का एक्टर बनकर नहीं रह गया, मैंने अपना एक स्पेस को बड़ा किया, और आज भी वो चल रहा है, आज भी वो स्पेस बढ़ रहा है। आज मैं नए लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं कोलैबोरेट करता हूँ। एक्चुअल फिल्म्स जब मैं नए लोगों के साथ बनाता हूँ या वो बनाते हैं, तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट करता हूँ। स्क्रिप्ट पे, डायरेक्शन में, विजन में मेरा एक अहम कोलैबोरेशन रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरा जो स्पेस है वो ये स्पेस है। मैं कभी शाहरुख खान नहीं बनना चाहता था, मैं कभी टेलीविजन का बड़ा स्टार नहीं बनना चाहता। मेरा स्पेस ये वाला है जो साहित्य, नाटक, कला, कलात्मक फिल्में, अलग अलग लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट वॉइस के साथ जुड़ना, ये आर्टिस्टिक स्पेस, इमेजिनेटिव स्पेस, क्रिएटिव स्पेस, कहीं आदान प्रदान होना, पढ़ाना पढ़ना, ये स्पेस में मैं अपने आप को कंफर्टेबल पाता हूँ, और इस स्पेस में मैं हूँ जो भी हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कहीं
ना कहीं मैं ना बिल्कुल सोच रही थी उनमें कि पहले सर ने वहां काम किया, फिर वहां काम किया, फिर वहां पे काम किया, तो मतलब पूरा एक कहते हैं ना कि एक सर्कल बन गया कि हर जी। जगह आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया और हर जगह एक अलग ही मुकाम बनाया है। सो सर अभी हम 2 मिनट के लिए एक गेम खेलेंगे, क्योंकि काफी जी। मोटिवेशन से संबंधित हमने बातचीत की, और जी। अब हम गेम की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम 2 सवालों के बाद इस सेशन को एंड करेंगे। तो जी। सर क्या आप तैयार हैं गेम के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। ओके, आपने सोच लिया, एकदम कुर्सी की पेटी बांध ली है अच्छे से एकदम? मेरी कुर्सी की पेटी बंधी हुई है, लेकिन मैं ज्यादा सेफ फील नहीं करता हूँ। मैं ये गेम में मैं बहुत ज्यादा पारदर्शी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो कूद पड़ेंगे। ओके। ओके, तो आपका जो गेम है उसका नाम है रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड। ओके। ओके, इसमें हम आपकी फेवरेट चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, आपको ठीक। क्या करना पसंद है उस बारे में पूछ सकते हैं। सो जी। अगर आप कहीं पर भी यानी रुक जाते हैं या कहीं पर भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप अपनी कोई भी, अगर आपने कबीर दास जी की या गीतांजलि की कोई भी लाइन सुनी हो या पढ़ी हो, तो आप उस जी। लाइन को हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। और ओके। अगर मैं चूक जाती हूँ तो मुझे एक जी। ही चीज आती है, तारीफ करना या गाना गाना, तो मैं दोनों में से एक काम करूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल। क्या आप तैयार हैं इस गेम के लिए? बिल्कुल। बिल्कुल। ओके। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड हमारे आज की गेस्ट के साथ। तो जी हाँ, आपका पहला सवाल है, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं बहुत बहुत बड़ा खाऊं हूँ। मैं अलग अलग तरह के खाने पसंद करता हूँ। मैं ईस्ट बंगाल से हूँ, तो ईस्ट बंगाली जो खाना होता है, खास करके जो सब्जियां होती हैं, मिक्स सब्जियां होती हैं, साग से लेके सारी चीजें पसंद करता हूँ। दिल्ली में पला बड़ा हूँ, इसलिए मुगलाई खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, कौरमा वगैरह का। और चाइनीज या जापानीज खाने से भी मेरी खास कनेक्शन है। मैं चाइना टूर किया है, एक्चुअल चाइनीज खाना कैसा होता है वो मुझे पता है। तो मेरे खाने का जो विवरण है वो काफी बड़ा है। मैं एग्जैक्टली। अगर ओके। एक्टर नहीं होता तो मैं सिर्फ खाने का प्रशंसक ही होता। ओके, बट एक्चुअली सर, जिन जिन चीजों के आपने नाम लिए अभी हमारे मुंह में पानी आ गया कि हमको खाने का मन कर रहा है। जी 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 कंट्रोल जी। करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप अगर कभी फ्री होते हैं तो आप उस वक्त में लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करेंगे या नेटफ्लिक्स देखना पसंद करेंगे? देखिए, मैं ट्रैवलिंग में कायल हूँ। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं बैकपैकिंग करता हूँ, और मैं कोई लग्जरी ट्रैवल में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने ऐसे ट्रैवल किया है जहाँ मेरे पास बहुत मिनिमम पैसा रहा है। यूरोप में मैं गया हूँ, मैं चर्चेज में रहा हूँ, मैं ननरीज में रहा हूँ, एक लोहे के बेड में लेटा हूँ, लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता हूँ। मैं दुकानों से छोटी छोटी चीजें अपने बैग में डालता हूँ, नदी के अंदर अपना पैर घुसा के वो निकाल के खाना खाता हूँ, कोई रेस्टोरेंट में भी नहीं जाता हूँ। तो मैं जो हूँ एक ट्रैवलर हूँ, अपने दिल से भी ट्रैवलर हूँ। नेचर के साथ भी बहुत जुड़ाव है, आर्किटेक्चर और म्यूजियम से मेरा बहुत जुड़ाव है। तो ट्रैवलिंग मेरा सबसे पहला शौक है, उसके बाद बाकी शौक। ओके, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपने अभी तक कई सारी साहित्य की किताबें पढ़ी होंगी, कई जी। सारी ऐसी किताबें पढ़ी होंगी जो फिक्शन और नॉन फिक्शन होंगी, जी। तो आपकी कोई ऐसी पसंदीदा किताब? देखिए, जिस पहली किताब ने मुझ पर इम्पैक्ट छोड़ा था वो हमेशा मेरा स्पेशल रहेगा। वो है चार्ल्स डिकेंस की किताब डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड एक छोटा बच्चा था जो ऑर्फन था, जिनके बाप मर गए थे। उसकी माँ ने फिर से जिनसे शादी की, वो सौतेला बाप बहुत ही क्रूर था और डेविड के साथ बहुत ज्यादती करता था। डेविड को जिस तरह के एक स्कूल में भेजा, विक्टोरियन स्कूल, उस समय की बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की बात है, जब लंदन या वो शहर बड़े ही गंदे शहर होते थे। उस स्कूल में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उसे बुली किया गया। वहां से निकल के उसे फैक्ट्री में नौकरी काम करना पड़ा। बचपन में, छुटपन में जो स्ट्रगल किया, और उस स्ट्रगल से निकल के जो डेविड जब उभरा, तो ऐसा उभरा कि डेविड कॉपरफील्ड की जिंदगी धीरे धीरे बहुत संयम वाली और बहुत ही सेंसिटिव जिंदगी बन गई। तो मैं उस कैरेक्टर से अपने आप को, मैं बचपन में डेविड कहता था और डेविड मानने लगा था। और आज भी मेरे अंदर चार्ल्स डिकेंस का और डेविड कॉपरफील्ड साहित्य का बहुत बड़ा है। ओके, अगर आपको कहा जाए कि आज बारिश हो रही है बाहर और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉफी पियेंगे या चाय के साथ पकोड़े खाएंगे, तो आप क्या हाँ, चूज करना चाहेंगे? चाय के साथ पकोड़े, खिड़की में बैठ के। ओके, और साथ में कोई किताब वगैरह? किताब हो तो बहुत बढ़िया है, वरना बारिश की तरफ देखना, मेरा मतलब ये मैं अभी कर रहा हूँ। मुंबई में भी बारिश हो रही है, मैं पूरी खिड़की खोल देता हूँ, मैं खिड़की के सामने बैठता हूँ, मेरे वड़ा पाव लेता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, उसमें थोड़ी गार्लिक चटनी डालता हूँ, एक मिर्ची फ्राई करता हूँ,
और उसके बाद बैठता हूँ और मैं बारिश देखता हूँ और खाता हूँ। ओके। आपका कोई ऐसा पसंदीदा संगीत जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी एक तरीके से सुनाई में दिया है हमें? मैं देवानंद साहब के फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, क्योंकि उसके फिल्मों के म्यूजिक के कारण। नवकेतन की जो फिल्में में जो गाने होते थे, एस डी बर्मन से शुरू हुआ, आर डी बर्मन तक, मैं बड़ा फैन रहा। और देवानंद के ऊपर फिल्माए गए किशोर कुमार की आवाज में एस डी बर्मन या आर डी बर्मन द्वारा जो कंपोज गाने थे, वो मुझे बहुत पसंद आते थे। देवानंद का एक स्टाइल होता था, जो वो चलते थे, वो बात करते थे, और फिर वो किशोर कुमार जिस स्टाइल में उनके उनके लिए देवानंद के लिए गाते थे, किशोर कुमार को कहा जाता था देवानंद वॉइस। तो वो देवानंद वॉइस जो है मुझे बहुत पसंद था। वो गाने भी और उस गाने के पीछे कुछ फिलॉसफी भी मुझे बहुत पसंद हुआ करता था। ओके। अगर आपके फेवरेट एक्टर की बात की जाए तो कौन है आपकी पसंदीदा एक्टर? कोई एक तो नहीं है, बहुतेरे हैं। मैं जिस ईरा में पैदा हुआ या बड़ा हुआ, अमिताभ बच्चन का ईरा था। अमिताभ बच्चन का हम सब के होशो हवास के ऊपर अमिताभ बच्चन का दबदबा हुआ करता था। अमिताभ बच्चन ही को लेकर ही हम सोने जाते थे, अमिताभ बच्चन को लेकर ही हम जगते थे। तो हमारे कण कण में अमिताभ बच्चन बसा हुआ था। फिर अचानक एक दिन उस दौर में एक दिन एक और एक्टर को मैंने देखा, वो भी काफी छुटपन में ही देखा। उनका नाम था नसरुद्दीन शाह। मैंने जुनून करके एक फिल्म देखी, उसके बाद अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, फिर बाजार और मासूम, ये 4 फिल्में देखी। हाँ, और मंथन, श्याम बेनेगल की। मैं पागल हो गया। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन का रोल करते थे, यहाँ नसरुद्दीन शाह का भी एंग्री यंग मैन का ही रोल था, लेकिन दोनों में फर्क था। एक एंग्री यंग मैन लार्जर देन लाइफ था, और एक एंग्री यंग मैन वास्तव के धरातल पे था, रियलिस्टिक जिंदगी से था। तो मैंने ये 2 डिफरेंसेस को बड़ा इंटरेस्टिंग पाया। एक जो लार्जर देन लाइफ, जो 20 गुंडों को पीटता हो, 5 मंजिल से कूदता हो, लड़की को बचाता हो, गाने भी गाता हो, एक वो। और एक ये जो जिंदगी के तमाम चीजों से टकराता हो और उससे उसकी झल्लाहट बढ़ती हो और स्ट्रगल्स से उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलती हो, वो एंगर। ये दोनों एंगर ने मुझे काफी जिसे कहते हैं प्रभावित किया, और दोनों का मेरे ऊपर काफी असर। ओके। अगर बात की जाए आपके टीनेज टाइम की, तो ऐसी जी कोई एक्ट्रेस जिसको देखकर आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हो? बिल्कुल, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी पे हम सब पागल थे, और परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी मुझे बहुत पसंद था। मैं तो सपने देखता था कि अमिताभ बच्चन परवीन बॉबी की शादी होनी चाहिए थी। ये कैसे नहीं हुआ? दोनों दोनों इतने अच्छे लगते थे फिल्मों में। अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर नहीं, दोनों की जोड़ी उसमें थी, क्या कहते हैं, कालिया। कालिया में जोड़ी थी, अमर अकबर एंथनी में थी। तो दोनों बहुत अच्छे लगते थे मुझे, क्योंकि परवीन बॉबी के अंदर एक सोफिस्टिकेशन, ग्रेस, और एक कहीं नटखटपन था। और अमिताभ बच्चन के अंदर एक इंटेंसिटी, एक एक कहीं ना कहीं एक गजब की जिसे कहते हैं गंभीरता कहता है। तो ये गंभीर, इंटेंस, और ये एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड, ग्रेसफुल, लेकिन नटखट, चुलबुली, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ना, ये केमिस्ट्री कमाल था। दीवार से शुरू हुई थी, मजबूर, दीवार, इनसे शुरू हुई थी, और वो चलता गया। ओके। मतलब मुझे लगता है कि एक और सेशन भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपके बॉलीवुड की कहते हैं ना एरिया, जितनी मूवीज आपने देखी है, जितने साहित्य को आपने पढ़ा है, तो उसके ऊपर भी एक चर्चा होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? आप कीजिए, मैं हूं आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम इस मुद्दे पे अवश्य चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आजकल के युवा जो है इन चीजों से भटक गए हैं या दूर हो गए, क्योंकि वो पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म ही एक बस वो कहते हैं ना मेन वो हो चुका है। नहीं, तो ओटीटी से जरूर। भी ज्यादा, ओटीटी से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो है जो टिकटॉक नुमा जो स्पेस है, वो ज्यादा खतरनाक है। ओटीटी में तो आप चाहें तो ओटीटी में आप अच्छा काम देख सकते हैं, पुराना काम, अभी का काम। लेकिन टिकटॉक नुमा जो स्पेस है, जो 30 सेकंड वाले वीडियोस वाला जो स्पेस है, वो इतना नकली स्पेस है, और वो इतना नकलची स्पेस है कि आप सोचते हैं आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन आप बस किसी और कॉन्सेप्ट को नकल कर रहे हैं। आप हिंदी फिल्म का कोई एग्जैक्टली। डायलॉग लेके उसको माउथ कर रहे हैं, हिंदी फिल्म का कोई गाना वाना लेके उसको अपने तरीके से उसको कर रहे हैं। तो आप अपना ओरिजिनल कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा विकृत करके उसको 30 सेकंड में प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो लाइक्स देख के आप खुश हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सो सर, यहाँ पर हमारा गेम खत्म होता है, और इस गेम में भी हमसे आपसे काफी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि किस तरीके से हमें सोचना चाहिए,
कहाँ कौन सी चीज अच्छी रह चुकी है जो उस जमाने की थी पर अभी तक भी लोगों के दिल में एक जगह बनाए हुए हैं। तो सर मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि अभी आने वाले वक्त में आपके सरप्राइज बॉक्स से ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हैं और हम आपको बहुत जल्द देख सकते हैं? हाँ, 3-4 प्रोजेक्ट है। 3 तो डिजिटल स्पेस में है। एक बहुत बड़ा वेब सीरीज बन रहा है इंस्पेक्टर अविनाश करके, वो जियो प्लेटफॉर्म में आने वाला है। उसमें रणदीप हुडा है, उसके मेन किरदार कर रहे हैं रणदीप हुडा, उर्वशी राउत और उर्वशी रौतेला, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं सोनी टीवी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो एक स्कैम के ऊपर है, जो एग्जामिनेशन स्कैम हुआ था मध्य प्रदेश में। तो सोनी टीवी का स्कैम 1 जो हुआ था, पहला स्कैम जो हुआ था, उसके ऊपर जो सीरीज बनी थी हर्षद मेहता के ऊपर, बहुत प्रचलित हुई, बहुत प्रभावशाली बनी थी। अब ये एक और बना रहे हैं लोग, एक और स्कैम के ऊपर, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। एक मर्डर हुआ था इंडिया में जिसने सबको चौंका दिया था, शीना वोरा मर्डर केस, जो सबको चौंका दिया था उन्होंने। तो उसके ऊपर भी एक बन रही है सीरीज, जिसमें भी मैं एक अच्छा किरदार कर रहा हूँ। और मेड इन हेवन करके मैंने एक सीरीज में कैमियो किया था, जो पिछले साल आई थी अमेजोन पे, सोया अख्तर ने डायरेक्ट किया था। उसका सेकंड सीजन अभी शुरू होगा। बीच में तो लॉकडाउन की वजह से 1.5 साल तक बंद रहा, तो सेकंड सीजन शुरू करेंगे। उसमें भी मेरा ख्याल से मेरा किरदार अभी बेहतर होगा, तो वो आने वाला है। फीचर फिल्म्स कई सारे आने वाली हैं, हिंदी में भी। एक इंटरेस्टिंग है जो साहित्य पे बेस्ड है, नोबाकोव की बहुत कंट्रोवर्शियल नॉवेल थी लॉलिता, जो उन्होंने 1960s में लिखी थी लॉलिता, बहुत कंट्रोवर्शियल। इसमें स्टैनली क्यूब्रिक ने फिल्म भी बनाई थी। तो इसका एक वर्जन बनाया जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग होगा, एडेप्टेशन है उसका। तो उसमें मेन किरदार मैं करूंगा। छोटी फिल्म है, बड़ी फिल्म नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि साहित्य से बनी हुई कंट्रोवर्शियल है। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, मतलब अब हमें ये उम्मीद हो गई है कि अभी हम आपको और भी देखेंगे और भी आपसे इंस्पायर होंगे और भी आपसे मोटिवेशन लेंगे। तो सर मेरा जो अगला सवाल है और जो अंतिम सवाल है, जैसे कि हमारे शो का नाम है सक्सेस स्टोरीज, तो सक्सेस के मायने हर एक इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। तो अगर आपके तौर पे कहा जाए तो सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए, और अगर आप सक्सेस को एक वर्ड में डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? मेरा पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, जो मेरा नहीं है, मेरे एक टीचर का है, जो मेरे एक टीचर रहे हैं जो जिंदगी में उन्होंने मुझे बहुत असर डाला है। उनका नाम है सफदर हाशमी। तो वो मुझे कहा करते थे, मैं कई बार फ्रस्ट्रेटेड होता था, मैं कहता था ये नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, इतने लोगों के सामने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका क्या फायदा, इससे होगा क्या, लोग देखते हैं घर चले जाते हैं। तो बोले नहीं जो ऐसी बात नहीं है, आप जब परफॉर्म कर रहे हो आपके सामने 500 लोग देख रहे हैं, वो घर चले जाते हैं, लेकिन 5 लोग आते हैं आपके पास और आपसे बातचीत करते हैं इस नाटक के बारे में, मुद्दों के बारे में। वो 5 लोग सोचेंगे इसके बारे में जब घर जाएंगे, और वो अपने और 5 लोगों से इसके बारे में बात करेंगे। जो और 5 लोगों से बात करेंगे, तो ये आपकी जो सोच है, आपने जो काम किया, जो आपने कम्युनिकेट किया, वो धीरे धीरे इस तरह से वो स्प्रेड होगा। तो आपने एक परफॉर्म किया, आपको लगा ये मेरा परफॉर्मेंस है, लेकिन उस परफॉर्मेंस से 5, 25, 125 और ऐसे करके कितने लोगों के जहन में, कितने लोगों के सोच में आप घुस जाओगे, और उनको आप सोचने पे मजबूर करोगे, सवाल करने पे मजबूर करोगे। और इन सवाल और सोच से कहीं ना कहीं समाज में बदलाव आता है, समाज की बेहतरी होती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने छोटे से काम से समाज के बदलाव और समाज की बेहतरी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप अपने आप को इस तरह से सोचो। तो मेरे लिए सक्सेस के मायने ऐसा है कि मैं जो कुछ भी करूं, जो उसका कोई असर बन हो, जो समाज में एक पॉजिटिव असर छोड़े, जो समाज में की बेहतरी या समाज के बदलाव में उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हो। ऐसे कहते हैं ना कि आप बटरफ्लाई का एक विंग फ्लटर करता है ब्राजील में, तो दूर अमेरिका में भी उसकी आंधी आ सकती है। तो ये जो इफेक्ट होता है, बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं हम। तो मैं मानता हूं कि जिंदगी में हम सबको ये बटरफ्लाई इफेक्ट में भरोसा रखना चाहिए कि हम कितना कुछ भी करें, वो कितना भी छोटा हो, वो छोटा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है अलग अलग समाज के लोगों से, और कहीं ना कहीं वो असर डालता है। वो सर एक लाइन है ना, आपको बिल्कुल पता होगी, मेरे को पूरे अच्छे तरीके से याद नहीं आ रही, कि मैं चला था अकेला पर लोग जुड़ते गए और काफिला जी, बनता गया, कारवा बनता गया। जी, कारवा बनता गया। तो कहीं ना कहीं वो लाइन इस चीज को बिल्कुल करती है कि हम बिल्कुल एक पहल करेंगे तो हजारों लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर आज के सेशन में
हमसे आपको मतलब कहते हैं ना कि हमने आपसे इतना कुछ सीखा कि किस तरीके से हमें अपने आप को एकदम स्थिर रखना है, हमें हमारा बेस बना के रखना है, हमें हिलना नहीं है। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती है, पर उन मुश्किलों को पार कैसे करना है वो आपने हमें सिखाया। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हमारे दर्शकों के लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी हाँ, और भी सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन हर दिन नई स्टोरी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।